नमस्कार दोस्तों, गुरु मंत्रा सिविल क्लासेज में आप लोग का स्वागत है। इससे पीछे की क्लास में हम लोग जेनेटिक्स के बारे में पढ़ रहे थे और उसमें काफ़ी कुछ जेनेटिक्स के बारे में बता दिया गया था कि जेनेटिक्स क्या होता है, आनुवांशिकी किसे कहते हैं, किसके किनके द्वारा इसके बारे में विस्तार से बतलाया गया। उनके मेंडल साहब के बारे में जो आनुवांशिकी पर रिसर्च किए थे, किस प्लांट पर किए थे, और कुछ टेक्निकल शब्द बताया गया था, उस टेक्निकल शब्द के बारे में भी उल्लेख किया गया था। अब हम लोग उससे आगे जानेंगे कि मेंडल साहब का अब सिद्धांत के बारे में जानेंगे कि उन्होंने क्या सिद्धांत बताए थे। तो एक एक सिद्धांत, उन्होंने 3 नियम बताए थे, आनुवांशिकी के 3 नियम बताए थे। तीनों नियम के बारे में हम लोग विस्तार से जानेंगे। चलिए देखते हैं, कुछ टेक्निकल शब्द को और जानते हैं। जैसे एक अलील होता है, अलील। जीन हमेशा जोड़े में होता है। जीन जो है हमेशा जोड़े में रहता है और जोड़े में समान गुण वाला भी होता है, विपरीत गुण वाला भी होता है। तो जब जीन जोड़ा में होता है यानी पेयर ऑफ जीन इज कॉल्ड अलील, यानी जोड़े के जीन या जीन जब जोड़ा में होता है उसे ही हम लोग अलील कहते हैं। तो जीन हमेशा जोड़े में रहता है, तो जोड़े में रहने वाले जीन ही जीन को ही अलील कहा जाता है, अलील कहा जाता है। तो जीन हमेशा जोड़े में होता है। इसी में एक शब्द है समयुग्मकी, होमोजाइगस, समयुग्मकी या समयुग्मक। इसको इंग्लिश में होमोजाइगस कहते हैं, होमोजाइगस। तो जब जोड़ा का जीन एक समान होता है यानी सेम पेयर ऑफ जीन इज कॉल्ड होमोजाइगस। जब जोड़े के जीन समान होते हैं तो उसे समयुग्मकी या उसे होमोजाइगस कहा जाता है। तो इसमें लिखेंगे, जब जोड़े यानी जीन पेयर में होता है, जब जोड़े के जीन एक समान होता है उसे समयुग्मकी कहा जाता है। जैसे मान लीजिए कोई लंबा पौधा है तो उसके लिए टी टी सेम पेयर है। कोई बौना पौधा है उसके लिए टी टी का प्रयोग करते हैं, यानी दोनों एक समान है। लंबा के लिए दोनों बड़ा टी, यानी दोनों जीन जो है एक समान है। उसी प्रकार से नाटा के लिए भी दोनों जीन एक समान है, स्मॉल टी और स्मॉल टी। तो इस प्रकार के पेयर ऑफ जीन को होमोजाइगस कहा जाता है। इसी प्रकार से एक विषम युग्मकी होता है यानी उसे हेट्रोजाइगस कहा जाता है। तो जब जोड़े के जीन एक समान नहीं होते हैं बल्कि अलग अलग होते हैं तो उस प्रकार के पेयर ऑफ जीन को हेट्रोजाइगस या विषम युग्मकी कहा जाता है। विषम युग्मकी
या विषम युग्मक हेट्रोजाइगस तो जब जोड़े के जीन एक समान नहीं होते हैं एक समान नहीं होते हैं उसे हेट्रोजाइगस कहा जाता है। जैसे एक लंबा और एक छोटा टी, यानी एक जो है लंबा टी है और एक छोटा टी है, यानी पेयर ऑफ जीन यानी जोड़े का जीन यहाँ एक समान नहीं है, एक लंबा है और एक बौना को बता रहा है, यानी अलग अलग गुणों वाले जोड़े का जीन है। तो इस प्रकार के जोड़े के जीन को विषम युग्मक या हेट्रोजाइगस कहा जाता है। इसी प्रकार से एक प्रभावी यानी डोमिनेंट जीन होता है और एक अप्रभावी यानी इनडोमिनेंट जीन होता है। प्रभावी जीन, इसको इंग्लिश में डोमिनेंट जीन कहा जाता है। डोमिनेंट जीन का मतलब होता है, प्रभावी जीन का मतलब होता है कि एक पीढ़ी से दूसरे पीढ़ी में जब जीनों का स्थानांतरण होता है तो उसमें जो डोमिनेंट जीन होता है उसका लक्षण प्रत्यक्ष रूप से दिखाई देता है और जो डोमिनेंट नहीं होता है उसकी लक्षण अगले पीढ़ी में दिखाई नहीं देती है, बल्कि वह लक्षण उसके बाद के पीढ़ियों में दिखाई देता है। तो जब एक पीढ़ी से तो प्रभावी जीन का अर्थ हो गया एक पीढ़ी से दूसरे पीढ़ी में स्थानांतरित जीन के लक्षण या कैरेक्टर दिखाई देते हैं। तो जिस जीन का लक्षण अगले पीढ़ी में दिखाई देगा उस जीन को डोमिनेंट जीन कहा जाएगा और जिस जीन का लक्षण दिखाई नहीं देगा उसे इनडोमिनेंट या रिसेसिव जीन कहा जाता है। तो दूसरा जीन होता है अप्रभावी जीन। प्रभावी जीन, इसे रिसेसिव जीन भी कहा जाता है। रिसेसिव जीन या इसे इनडोमिनेंट जीन भी कह सकते हैं। तो जब दूसरे पीढ़ी में उस जीन के लक्षण दिखाई नहीं देते हैं तो वैसे जीन को रिसेसिव जीन या अप्रभावी जीन कहा जाता है। अब इसी के आधार पर मेंडल साहब ने 3 नियम बताए थे। पहला नियम को प्रभाविकता का नियम या लॉ ऑफ डोमिनेंट कहा जाता है। दूसरे प्रकार के नियम को पृथक्करण का नियम या लॉ ऑफ सेग्रीगेशन कहा जाता है
और तीसरे प्रकार के नियम को स्वतंत्र अपव्यूहन का नियम यानी लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट कहा जाता है। तो तीनों नियम के बारे में अब हम लोग जानते हैं कि मेंडल साहब ने क्या क्या बताए थे। मेंडल साहब अपने समय का बहुत विद्वान थे और इनके द्वारा जो सिद्धांत बताया गया है वो काफ़ी प्रभावी और एक निश्चित अनुसंधान पर आधारित सिद्धांत है। उसी समय डार्विन बताए रहे थे या लेमार्क के द्वारा बताया जा रहा था, तो वो उनके सिद्धांत को पूरी तरह से एक्सेप्ट नहीं किया जा सकता है, क्योंकि इसके बारे में वो नहीं बताएं कि वो किस प्रकार से हो रहा है। अब जैसे जिराफ के बारे में बता दिए कि जो जिस अंग का उपयोग ज़्यादा करता है वो ज़्यादा लंबा होता है, तो उसी में कोई क्वेश्चन पूछ दिया कि आदमी अगर जो रोज़ बांस में लटकेगा तो क्या लंबा हो जाएगा, तो उस पर वो कुछ नहीं बता पाते हैं। तो उन लोग का सिद्धांत और डार्विन मेंडल के सिद्धांत में बहुत अंतर हो जाता है। ये एक निश्चित अनुसंधान पर आधारित सिद्धांत है। चलिए, तो हम लोग अब मेंडल के नियम के बारे में जानते हैं। मेंडल का नियम, लॉ ऑफ मेंडल, लॉ ऑफ मेंडल। इन्होंने 3 नियम बताए थे। 3 नियम बतलाए थे। पहले नियम को प्रभाविकता का नियम कहते हैं। प्रभाविकता का नियम, इसी को लॉ ऑफ डोमिनेंस भी इंग्लिश में कहा जाता है। लॉ ऑफ डोमिनेंस। तो प्रभाविकता के नियम में मेंडल साहब के द्वारा बतलाया गया कि जब एक पीढ़ी से दूसरे पीढ़ी में गुणों का स्थानांतरण होता है तो प्रभावी जीन यानी डोमिनेंट जीन जो है, इन डोमिनेंट जीन यानी अप्रभावी जीन के लक्षण को दबा देता है। यानी डोमिनेंट जीन होता है उसी का लक्षण दिखाई देता है और अप्रभावी यानी रिसेसिव जीन का कैरेक्टर या लक्षण दिखाई नहीं देता है। तो इस प्रकार के नियम प्रभाविकता का नियम में बताए थे, मेंडल साहब के द्वारा बतलाया गया था। तो इस नियम में कहा गया कि जब एक पीढ़ी से दूसरे पीढ़ी में गुणों का स्थानांतरण होता है, जब एक पीढ़ी से दूसरे पीढ़ी में गुणों का स्थानांतरण होता है तो प्रभावी जीन अप्रभावी जीन के गुणों को दबा देता है, गुणों को दबा देता है। तो ये पहला नियम में इन्होंने यही बताए थे। अब इसको सिद्ध करके भी बताए थे कि किस प्रकार ऐसा होता है। तो इन्होंने इसके लिए एक लंबा पौधा को का चुनाव किए और एक बौने पौधे का चुनाव किए
और दोनों का जब क्रॉसिंग कराएं, संकरण कराएं, तो पहले पीढ़ी में जितना भी पौधा तैयार हुआ सब लंबा तैयार हुआ। तो इन्होंने एक लंबा पौधा लिया, लंबा पौधा, और लंबा पौधा को कैपिटल टी से सूचित किया जाता है, और एक बौने पौधे लिए, मटर का बौना पौधा। ये जो भी रिसर्च किए थे मटर के पौधे पर ही किए थे। तो मटर का एक लंबा पौधा लिए और मटर का एक बौना पौधा लिए। बौने पौधे को उन्होंने स्मॉल टी से सूचित किया, और जीन हमेशा जोड़े में होता है, और जब युग्मक यानी गैमिट बनता है तो दोनों जीन, जोड़े का जीन जो है अलग अलग हो जाता है। तो जब क्रॉसिंग कराएं और गैमिट बना तो ये दोनों जीन यानी टी और टी इधर से अलग हो गया, और इधर से भी टी और टी अलग हो गया। अब इस लंबे पौधे का क्रॉसिंग इस टी के साथ हुआ तो ये टी और टी बना। इसी प्रकार से इस टी का क्रॉसिंग इस टी के साथ हुआ तो यहाँ भी टी और टी बना। इसी प्रकार से इस टी का क्रॉसिंग इस टी के साथ कराया गया तो टी और टी, और इस टी का भी क्रॉसिंग इस टी से हुआ तो टी और टी बना। यहाँ कैपिटल टी जो है डोमिनेंट जीन है, और स्मॉल टी जो है इनडोमिनेंट यानी रिसेसिव जीन है। तो पहली पीढ़ी में टी टी, एक कैपिटल टी स्मॉल टी, कैपिटल टी स्मॉल टी, कैपिटल टी स्मॉल टी और कैपिटल टी स्मॉल टी, यानी पहला पीढ़ी में जो भी पौधा तैयार हुआ सब लंबा पौधा तैयार हुआ। तो प्रभाविकता के नियम में जो ये इन्होंने देखे कि पहले पीढ़ी में जब लंबा पौधा और बौने पौधे का क्रॉसिंग कराया गया, संकरण कराया गया, तो पहले पीढ़ी में सभी लंबे पौधे ही तैयार हुए थे, सभी पौधे लंबे तैयार हुए। यानी ये कैपिटल टी स्मॉल टी के लक्षण को क्या कर दिया, तो स्मॉल टी के लक्षण को दबा दिया, और इस नियम को उन्होंने प्रभाविकता का नियम कहे थे। इसके बाद इनके दूसरे नियम को देखते हैं। तो पहले नियम के अनुसार प्रभावी जीन अप्रभावी जीन के लक्षणों को दबा दे रहा है, और प्रथम पीढ़ी में जितना भी पौधा तैयार हुआ सभी लंबे पौधे तैयार हुए, और इस नियम को उन्होंने प्रभाविकता का नियम कहे थे, लॉ ऑफ डोमिनेंट कहे थे। दूसरा नियम पृथक्करण का नियम कहलाया। पृथक्करण का नियम इसे लॉ ऑफ सेग्रीगेशन कहा जाता है। सेग्रीगेशन, इसमें पहले पीढ़ी में जो सभी पौधे तैयार हुए हैं, यानी जो हाइब्रिड पौधा तैयार हुआ टी टी, उसी का क्रॉसिंग कराया गया। यानी इसमें अलग अलग लक्षणों वाले जीन को लिया गया, पौधे को लिया गया। तो इसमें टी टी अलग अलग लक्षण वाले पौधे का क्रॉसिंग कराया गया, और इधर भी टी टी लिया गया, और जब गैमिट बनेगा तो दोनों जीन अलग अलग हो जाता है, टी और टी। और इस प्रकार से इस टी का क्रॉसिंग जब इस टी से हुआ तो इसमें जो भी पौधा तैयार हुआ ये प्योर यानी शुद्ध लंबा तैयार हुआ, शुद्ध लंबा पौधा तैयार हुआ। इसी प्रकार से इसी टी का क्रॉसिंग इस टी से कराया गया
तो ये भी लंबा पौधा ही तैयार हुआ, लेकिन ये प्योर यानी शुद्ध लंबा नहीं था, बल्कि ये हाइब्रिड यानी हाइब्रिड प्रकार के पौधा था। अब इस टी का क्रॉसिंग जब इस टी से हुआ तो यहाँ भी टी टी यानी ये भी लंबा पौधा ही तैयार हुआ, ये भी लंबा और ये भी लंबा। और जब इस टी का क्रॉसिंग इस टी से कराया गया तो ये स्मॉल पौधा यानी बौना पौधा तैयार हुआ। यानी दूसरे पीढ़ी में मेंडल साहब ने देखें कि जब उसी पौधे का क्रॉसिंग कराया गया तो दूसरे पीढ़ी में एक बौना पौधा भी तैयार हुआ और बाकी तीन जो हैं तीन लंबे पौधे तैयार हुए। तो इसे 3:1 भी कहा जाता है, यानी 3 लंबा पौधा और 1 बौना पौधा। और ये 3 को भी 1:2:1 में बांट दिया जाता है। यानी एक पौधा जो है शुद्ध लंबा तैयार हुआ था, वो हाइब्रिड पौधा नहीं था। बाकी जो 2 तैयार होता है ये हाइब्रिड पौधा है लंबा ही पौधा, लेकिन ये हाइब्रिड है, यानी पूरी तरह से शुद्ध लंबा ये नहीं है। और एक बौने पौधे शुद्ध बौना पौधा तैयार हुआ था। तो इस नियम को पृथक्करण का नियम कहा जाता है। यानी मेंडल साहब का कहना था कि जो प्रभावी जीन अप्रभावी जीन को दबाता है, उसके लक्षणों को दबाता है, तो वो लक्षण आपस में मिक्स नहीं हो जाते हैं, बल्कि लक्षण जो है सब अलग अलग रहते हैं और वो लक्षण जो है दूसरे पीढ़ी में फिर प्रकट हो जाता है। इसी कारण इसे शुद्धता का नियम भी कहा जाता है। तो इस प्रकार से लॉ ऑफ सेग्रीगेशन में 3:1 के अनुपात में यानी 3 लंबा पौधा तैयार हुआ और 1 बौना पौधा तैयार हुआ। तो एग्जाम में प्रश्न भी पूछ दिया जाता है कि लॉ ऑफ सेग्रीगेशन में किस अनुपात में पौधे तैयार होते हैं। तो इसको याद रखेंगे 3:1 या 1:2:1। अब हम लोग मेंडल साहब के तीसरे नियम के बारे में जानते हैं। तो इनका तीसरा नियम है स्वतंत्र अपव्यूहन का नियम। इसे इंग्लिश में लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट कहा जाता है। असॉर्टमेंट कहा जाता है। तो इससे पहले जो 2 नियम बताए उसमें मोनो हाइब्रिड पौधा लिए, यानी एक जोड़े माने एक ही जोड़ा एक ही गुण वाला पौधा को लिया गया, यानी एक लंबा और एक बौना। इसमें डाई हाइब्रिड पौधे को लिया गया, यानी 2 लक्षण वाले पौधे को यहाँ लेकर लिए। 2 लक्षण का मतलब हुआ कि जैसे एक लाल पौधा और एक लंबा पौधा, और उसी तरह से एक सफ़ेद पौधा और एक बौना पौधा को लेकर क्रॉसिंग कराया गया। तो इसमें डाई हाइब्रिड पौधे को लिया गया, 2 लक्षण वाले पौधे को लिया गया। और इससे पहले जो भी पौधा लिया गया वो 1 लक्षण वाले थे। तो इसमें 2 लक्षण वाले पौधे या 2 कैरेक्टर वाले पौधे को लिए थे।
जिसमें एक लाल तथा लंबा पौधा और दूसरा तरफ है सफ़ेद और बौना पौधा को लिया गया और इन दोनों के बीच क्रॉसिंग कराया गया। तो इन दोनों के बीच जब क्रॉसिंग कराया गया तो यहाँ जो अनुपात तैयार हुआ वो 9:3:3:1 9:3:3:1 के रूप में पौधा तैयार हुआ। यानी नौ पौधा जो तैयार हुआ वो लाल और लंबा था। नौ जो पौधा है वह लाल और लंबा, रेड और लॉन्ग। 3 पौधा जो तैयार हुआ वो लाल और बौना पौधा था, लाल और बौना। उसी प्रकार से 3 पौधा जो और है, ये 3 सफ़ेद और लंबा पौधा तैयार हुआ था, सफ़ेद और लंबा। और एक पौधा जो है सफ़ेद और बौना पौधा तैयार हुआ था। तो लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट में 2 लक्षण के पौधे को लिया गया और दोनों के बीच जब क्रॉसिंग कराया गया तो 9:3:3:1 के रूप में पौधे तैयार हुए थे। इस नियम को ही स्वतंत्र अपव्यूहन का नियम कहा जाता है। तो इस प्रकार मेंडल साहब के द्वारा 3 नियम आनुवांशिकी के संबंध में दिया गया था और हम लोग तीनों नियम के बारे में जान चुके हैं। तो अब जेनेटिक्स में और कुछ जानने के लिए नहीं है। इसके बाद अब हम लोग दूसरे क्लास में दूसरे टॉपिक की ओर चलेंगे, दूसरे टॉपिक के बारे में जानेंगे और आज की क्लास यहीं तक रहने देते हैं। नेक्स्ट टॉपिक नेक्स्ट क्लास में बताया जाएगा।